गुड मॉर्निंग बच्चों। करें शुरू क्या? ये जल्दी बैठो। हरियाणा जी के टॉपिक स्टार्ट कर दिया था बेटा, और हमने बताया था कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, और इतिहास की दृष्टि से कितने कालखंड में बांटा गया है? 3। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल था जिसका लिखित साक्ष्य नहीं मिला, ना उसे पढ़ा गया। उदाहरण के लिए पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल ऐसा था जिसका लिखित साक्ष्य तो मिला लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। उदाहरण के तौर पर हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। ऐतिहासिक काल ऐसा कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य भी मिला और उसे पढ़ा गया, जैसे वेद हो गया हमारे। ठीक है। फिर प्राग ऐतिहासिक काल का हमने पाठ पढ़ा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पाषाण काल। पूरा पाषाण काल बस्ती हरियाणा में कौन सी थी? पिंजौर, पंचकुला। लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी क्या मिली थी? खोपड़ी। और उसकी खोज किसने की थी? गाई पिलग्राम ने की थी। ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था एक नव पाषाण कालीन बस्ती थी सीसवाल सभ्यता। कहां पर थी? हिसार में। खोज किसने की थी? डॉक्टर सूरजभान ने। कब की थी? 1968 में की थी। उसमें तांबे के प्रयोग के भी क्या मिले थे? साक्ष्य मिले थे। मृदु भांड मिले थे, मनके मिले थे, मिट्टी के बर्तन मिले थे। फिर हमने पढ़ा आदि ऐतिहासिक काल, या हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता। उसमें एक स्थल पढ़ा था हमने बनावाली, ये हरियाणा का। इसकी खोज 1973-74 में रविंदर सिंह बिष्ट ने खोज की थी। और बनावली सिंधु सभ्यता के 6 विकसित स्थलों में से एक है। 6 में एक मोहनजोदड़ो हो गया, एक चाहुंदड़ो हो गया, एक हड़प्पा हो गया, एक धोलावीरा हो गया, एक कालीबंगा हो गया और एक बनावली। बनावली सोत्र फतेहाबाद से कितने किलोमीटर दूरी पर है? 14 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ से जले हुए जौ के साक्ष्य मिले थे, मिट्टी का हल मिला था, मिट्टी का खिलौना मिला था, अग्नि वेतिका मिली थी, तंदूर मिला था, पक्की टाइलें मिली थी। ठीक है। एक हमने पढ़ा कुणाल। 1985 में कुणाल की खोज की गई और वहां से 2 राजशाही क्या मिले थे? मुकुट मिले। कुणाल रतिया साइड रहेगा। ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था मिथातल। 1968 डॉक्टर सूरजभान ने इसकी खोज की थी और यहाँ से कुषाण कालीन सोने व चांदी के क्या मिले थे? सिक्के मिले थे। और कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कंडफिसिस था। और इसका सबसे प्रतापी राजा कौन होता था? कनिष्क, जिसने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। और मिथाथल सेना सुनियोजित क्या मिला था? नगर मिला था। ये हमने पढ़ लिया था। और भी कोई पढ़ा था क्या स्थल? बीडाना। बीडाना की खोज 2003 से 6 के बीच में की गई और इससे तीनों सभ्यताओं के अवशेष मिले, जैसे कुणाल से मिले थे। और बीडाना को अति प्राचीन नगर 2014 में घोषित किया गया। अब हेडिंग डाल लो राखी गढ़ी। ठीक है। कौन सा पढ़ेंगे आज सबसे पहले बेटा? राखी गढ़ी। सबसे पहले पता होना चाहिए ये कहां पर है? हिसार में रहेगा। लिख लो। ये इसकी खोज है ना 2 पार्टों में हुई है बेटा। एक 1963 से 69 और एक 1997 से 1999। लिख लो। राखी गढ़ी को 2 कालखंडों में राखी गढ़ी को क्या किया गया है? खोजा गया है। राखी गढ़ी की खोज 2 कालखंडों में की गई है। पहली बार राखी गढ़ी को खोजा 1963 से 69 और दूसरी बार बेटा कब खोजा गया? 1997 से 99। ठीक है। राखी गढ़ी से एक क्वेश्चन ही आएगा, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। सिंधु सभ्यता का हरियाणा में क्या रहेगा? सबसे बड़ा स्थल रहेगा। एक यहां पर ना कौन सा संग्रहालय बना है बेटा? राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय कहां पर रहेगा?
राखी गढ़ी में रहेगा। दोनों क्वेश्चन लिख लो। सिंधु सभ्यता का भारत में क्या रहेगा? सबसे बड़ा स्थल रहेगा। सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा रहेगा बेटा? राखी गढ़ी रहेगा। और यहाँ पर कौन सा मतलब संग्रहालय बना है? राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय बना है। राखी गढ़ी को ना स्टार्टिंग में किसने खोज की थी बेटा? डॉक्टर सूरजभान ने। ठीक है, डॉक्टर सूरजभान ने। और दोबारा अमरेंद्र नाथ घोष ने की थी। ठीक है, तो राखी गढ़ी को 2 कालखंडों में खोजा गया। पहली बार 1963 से 69 के बीच में डॉक्टर सूरजभान ने खोज की थी, और बाद में 1997 से 99 के बीच में किसने इसकी खोज की थी? अमरेंद्र नाथ घोष ने किसकी खोज की थी बेटा? राखी गढ़ी की खोज की थी। और किसी टाइम में ना राखी गढ़ी है ना सबसे बड़ा स्थल होता था। ठीक है, मतलब एशिया का सबसे बड़ा स्थल होता था राखी गढ़ी। या भारत का सबसे बड़ा स्थल आज भी है ना। पीछे एग्जाम में क्वेश्चन आया भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी माना गया। लेकिन वर्तमान में ना एक जगह है धोलावीरा। कौन सी जगह है बेटा? धोलावीरा। कहां पर है ये? गुजरात में। यहां से मिल चुका है एक खेल स्टेडियम। तो वर्तमान में ना धोलावीरा के आगे 1 कर देना और राखी गढ़ी के आगे 2 कर देना। लिख लो, आज वर्तमान में लिख लो धोलावीरा है ना सिंधु सभ्यता का एशिया में सबसे बड़ा स्थल है। वैसे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, जो कहां पर रहेगा? पाकिस्तान में। तो वो तो पाकिस्तान में है। एशिया में सबसे बड़ा स्थल उसके बाद कौन सा हो जाएगा बेटा? पाकिस्तान के बाद वाले के कौन सा हो जाएगा? तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? धोलावीरा हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बेटा? धोलावीरा आंसर हो जाएगा। याद रह जाएगा ना। धोलावीरा कहां पर रहेगा? गुजरात में रहेगा। धोलावीरा कहां पर रहेगा? गुजरात में रहेगा। ठीक है, दोबारा बताता हूं। राखी गढ़ी कहां पर है? हिसार में। इसके कितने कालक्रम में खोजा गया? 2। एक तो 1963 से 69 और एक 1997 से 99। पहली बार इसको किसने खोजा? डॉक्टर सूरजभान ने खोजा। दूसरी बार इसको किसने खोजा? अमरेंद्र नाथ घोष ने। किसी टाइम में ये सिंधु सभ्यता का भारत में क्या होता था? सबसे बड़ा स्थल होता था। वर्तमान में सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धोलावीरा। धोलावीरा से वर्तमान में क्या मिला था? खेल स्टेडियम मिला था। याद हो जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर राखी गढ़ी में कौन सा संग्रहालय बन रहा है? राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय। एक बार HSSC ने क्वेश्चन पूछा था हरियाणा का सबसे बड़ा टीला कौन सा रहेगा? राखी गढ़ी का टीला। हरियाणा का ये क्वेश्चन आया था। हरियाणा का सबसे बड़ा टीला, सबसे बड़ा टीला कौन सा रहेगा? राखी गढ़ी का टीला। ये HSSC ने पूछा था हरियाणा का सबसे बड़ा टीला कौन सा रहेगा? राखी गढ़ी का टीला। ये कहां पर रहेगा बेटा? राखी गढ़ी आपका हिसार में रहेगा। कहां पर रहेगा? हिसार में। ये सिंधु सभ्यता का ना हरियाणा में क्या है? सबसे बड़ा। सिंधु सभ्यता का हरियाणा में सबसे पुराना कौन सा था बेटा? भीड़ाना था। बड़ा कौन सा रहेगा? राखी गढ़ी। और विकसित कौन सा रहेगा? बनावली। वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे एक स्थल है बालू। कौन सा स्थल है बेटा? बालू, कैथल में। इसकी खोज 1977 में किसने की थी बेटा? डॉक्टर सूरजभान है ना, ये लगभग खोजकर्ता में, ये लगभग स्थलों में ये इनका प्रमुख योगदान था। बालू की खोज कब की गई थी बेटा? 1977 में की गई थी। बालू की खोज कब की गई थी? सभी की खोज भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी की, ठीक है, ये खोजकर्ता भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन है वो पढ़ेंगे। ठीक है, बालू कब खोजा गया? 1977 में। बालू की खोज किसने की थी? डॉक्टर सूरजभान ने। कब खोजा गया बालू को? 1977 में खोजा गया। कब खोजा गया बेटा? 1977 में बालू को किसने खोजा गया था? डॉक्टर सूरजभान के द्वारा खोजा गया। यहां से ना फल व सब्जियों के साक्ष्य से मिले थे। लिख लो, यहां से फल व सब्जियों के क्या मिले थे?
शाक से मिले थे। बालू के थल से लिख लो, फल व सब्जियों के क्या मिले थे, शाक से मिले थे। बालू के थल से फल व सब्जियों के क्या मिले थे, शाक से मिले थे। बालू के थल से फल व सब्जियों के क्या मिले थे, शाक से मिले थे। ठीक है, और HSSC ने ये क्वेश्चन, ये है ना बालू के थल है ना बेटा, इससे भी तीनों कालों के क्या मिले हैं, तीनों कालों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता से पहले के, हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बाद के अवशेष मिले हैं। और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा ना बेटा, यहां से हमें लहसुन की, ये HSSC ने पूछ लिया है तो डबल अंडरलाइन कर लो, यहां से हमें लहसुन की खेती के क्या मिले हैं, शाक से मिले हैं। यहां से हमें लहसुन की खेती के क्या मिले हैं, शाक से मिले हैं। लिख ले, बालू के थल से हमें लहसुन की खेती के क्या मिले हैं, शाक से मिले हैं। बालू के थल से हमें लहसुन की खेती के क्या मिले हैं, शाक से मिले हैं। बालू कहां पर रहेगा बेटा, केथल में रहेगा। ठीक है, बालू कहां पर रहेगा, केथल में रहेगा। ठीक है, तो बालू की खोज 1977 में किसने की थी, डॉक्टर सूरजभान ने की थी। याद रह जाएगा ना। हरियाणा में सबसे पहले फल व सब्जियों के शाक से कहां से मिले थे, बालू के थल से। जले हुए जौ के शाक से कहां से मिले थे, बनावली से। पक्की टाइलें कहां से मिली थी, बना। तांबे के प्रयोग के शाक से कहां से मिले थे, सीसवाल सभ्यता से मिले थे। ठीक है, हाँ एक है ना क्वेश्चन राखी गढ़ी से रह गया बेटा। ठीक है, राखी गढ़ी है ना, यहां से लिख लो, एक नर कंकाल मिला था। क्या मिला था, एक नर कंकाल मिला था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राखी गढ़ी से हमें क्या मिला था, एक नर कंकाल मिला था। ये क्वेश्चन आ चुका है। राखी गढ़ी से हमें क्या मिला था, एक नर कंकाल मिला। और जब इस नर कंकाल का ना हमने DNA की जांच की ना, तो इसका DNA है बेटा द्राविड़ लोगों से मिलता था। किन लोगों से मिलता था, द्राविड़ लोगों से मिलता था। और इससे प्रमाणित होता है कि सिंधु सभ्यता किन लोगों ने बसाई थी, द्राविड़ लोगों ने बसाई। ये भी क्वेश्चन SSC ने पूछा था कि सिंधु सभ्यता को बसाने का श्रेय किन लोगों को जाता है, द्राविड़ लोगों को जाता है। लिख लो, सिंधु सभ्यता को बसाने का श्रेय किन लोगों को जाता है बेटा, द्राविड़ लोगों को जाता है। लिख लो, राखी गढ़ी से एक हमें नर कंकाल मिला था। राखी गढ़ी से हमें एक नर कंकाल मिला था। और इससे हमें पता चलता है, इस नर कंकाल का जब DNA जांच किया ना, तो साउथ इंडिया में ना, दक्षिण भारत में इसका जब DNA की जांच की गई ना, जो दक्षिण भारत में जो द्राविड़ लोग होते हैं ना, उनसे ना उसका क्या मिला था, DNA मिला था। तो इससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता को बसाने वाले कौन लोग थे, द्राविड़ लोग। वो पूछेगा नर कंकाल कहां से मिला है, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहां पर है, इंसार। उसके DNA में क्या पाया गया कि नर कंकाल किन लोगों से मिलता है, द्राविड़। तो सिंधु सभ्यता को किन लोगों ने बसाया, एक बार आया। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। लिख लो, सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था ना, लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। लिख लो, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और सिंधु सभ्यता 3 देशों में फैली हुई है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सिंधु सभ्यता कितने देशों में फैली हुई है, 3, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सिंधु सभ्यता लिख लो कितने देशों में फैली हुई है बेटा, 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सिंधु सभ्यता कितने देशों में फैली हुई है, 3। कौन कौन से 3 देश है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्षेत्रफल कितना रहेगा इसका, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इसको किसने बसाया था, द्राविड़ लोगों ने। कहां का नर कंकाल बताता है, राखी गढ़ी का। याद रह जाएगा ना, इतना नोट डाउन कर लिया, वेरी गुड। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है। ठीक है, एक जगह है बेटा दौलतपुर, एक पहले लिख लो भगवानपुर, उससे पहले भगवानपुर।
पुर कहां पर है ये? कुरुक्षेत्र में रहेगा। इसकी खोज कब हुई थी? 1975-76। जेपी जोशी ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। लिख लो। भगवानपुर कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। इसकी खोज 1975-76 में जेपी जोशी ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। भगवानपुर कहां पर है बेटा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। इसकी खोज कब की गई थी? 1975-76 में। किसने की थी इनकी खोज? भगवानपुर की जेपी जोशी। याद ना रहे, जिसके सर पर भगवान का हाथ है ना, वो इंसान कैसे रहता है? जोश में रहेगा। तो 1975-76 में जेपी जोशी ने किसकी खोज की थी? भगवानपुर की क्या की थी? खोज की थी। ठीक है। यहां से बेटा ऐसे साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, कि सिंधु सभ्यता के लोग और आर्य एक साथ रहते थे। क्या रहते थे? एक साथ रहते थे। आर्य का अर्थ है बेटा सिंधु सभ्यता के लोग और वैदिक, क्योंकि वैदिक सभ्यता को किसने बसाया था? आर्यों ने। लिख लो। यहां से हमें ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग और आर्य क्या रहते थे? एक साथ रहते थे। यहां से बेटा हमें ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग और आर्य क्या रहते थे? एक साथ रहते थे। लिख लो। यहां से हमें ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग और आर्य क्या रहते थे? एक साथ। इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है बेटा, ठीक है, क्योंकि सिंधु सभ्यता है ना, ठीक है, ये थी शहरी सभ्यता और वैदिक सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता। ऐसा कभी नहीं होता कि इंसान है ना, ये तो होता है कि साइकिल से बाइक की ओर जाए, बाइक से साइकिल की ओर इंसान नहीं आता। हमारे यहाँ ना सभ्यता का जो कालक्रम है ना वो उल्टा है। सिंधु सभ्यता है ना, ये शहरी सभ्यता थी, लोग पक्के घरों में रहते थे, और इसके बाद आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता आएगी ना, उसमें लोग झोंपड़ियों में रहेंगे, कच्चे घरों में रहेंगे। लेकिन इसमें सच्चाई तो नहीं है। लेकिन एचएसएससी ने यह क्वेश्चन पूछा था, कहां से ऐसा साक्ष्य मिला जिससे पता चलता है सिंधु सभ्यता के लोग और आर्य एक साथ रहते थे? भगवानपुर। भगवानपुर कहां पर रहेगा बेटा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। ठीक है। और नरकंकाल कहां से मिला था? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहां पर है? कितने कालखंडों में खोजा गया? पहली बार 63 से 69 और दूसरी बार 97 से 99। पहली बार डॉक्टर सूरजबान, दूसरी बार अमरेंद्र नाथ घोष। याद रह जाएगा ना। वहां पर राष्ट्रीय स्तर का क्या रहेगा? संग्रहालय रहेगा। कहां पर रहेगा? राखीगढ़ी कहां पर है? हिसार में रहेगा। यहां तक कोई डाउट? वेरी गुड। ठीक है। तो भगवानपुर कुरुक्षेत्र में, एक कुरुक्षेत्र में जगह है बेटा दौलतपुर। ये दौलतपुर आपके पास वाला नहीं है। दौलतपुर कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। ठीक है। कहते हैं यहां से ना मिट्टी की मोहरें मिली थी। मिट्टी की मोहरें मिली थी। लिख लो। दौलतपुर से हमें कौन सी मोहरें मिली थी बेटा? मिट्टी की मोहरें मिली थी। ये क्वेश्चन आ चुका है हमें। दौलतपुर से कौन सी मोहरें मिली थी? मिट्टी की मोहरें मिली थी। ये क्वेश्चन नोट कर लो। दौलतपुर से हमें कौन सी मोहरें मिली थी? मिट्टी की मोहरें मिली थी। क्ले स्टैम्प बोला जाता है। ठीक है। जैसे ये कहते हैं ना स्टैंप लगवा लो। ठीक है। तो स्टैम्प माने मोहर होती है। पहले के टाइम में मोहर किसकी होती थी? मिट्टी की मोहरें। तो मिट्टी की मोहरें हमें कहां से मिली है? दौलतपुर से मिली है। दौलतपुर कहां पर रहेगा आपका? कुरुक्षेत्र में रहेगा। याद करना मुश्किल नहीं है बेटा। जिस इंसान के पास दौलत हो ना, उसको आप सोने की मोहरें दे दोगे तो भी कैसी नजर आएगी? उसको मिट्टी की नजर आएगी। जिस इंसान के पास है ना दौलत हो, उसको सोने की मोहरें भी कैसी नजर आती है बेटा? मिट्टी की नजर आती है। तो मिट्टी की मोहरें हमें कहां से मिली थी? दौलतपुर कुरुक्षेत्र से मिली थी। कौन सी मोहरें मिली थी? मिट्टी की मोहरें मिली थी। ठीक है। मतलब ये हमारे भारतीय समाज की या हमारे समाज की एक फितरत होती है बेटा। जिसके पास पैसा होता है ना, हम उसी को गिफ्ट देना
पसंद करते हैं, ये सच्चाई है। ठीक है, हम मंदिर में चादरें चढ़ाने जाते हैं, ठीक है, तो भगवान के पास चादरों की कमी है क्या? ठीक है, आप वहां देखोगे कि कहीं पर भी मतलब आप चादर चढ़ा रहे हो मंदिर मस्जिद में, वहां ऑलरेडी चादरें चढ़ी हुई है। ठीक है, तो आप नहीं चढ़ाओगे तो भगवान ठंड नहीं मरेंगे, ये आपका बेम है, मेरा भी बेम है। ठीक है, बाहर कोई ठंड से मर रहा है, ठीक है, आप वहां पर चादर चढ़ाओगे ना, यानी उसको वो भेंट दोगे ना, तो अंदर वाला भगवान आपकी बात है पहले सुनेगा। ठीक है, हमारे यहाँ उल्टा ट्रेंड है। ठीक है, अब शादी में जाते हैं हम, दोस्त की कार्ड लेकर जाते हैं, 200 500 वाला लेकर जाते थे ना, लेकर लगभग जाते हैं या नहीं जाते? आप मेरी तरह हो। ठीक है, चलो पहले क्या होता था, 100 रुपए कम लगते थे, 500 ज्यादा लगते थे, सरकार ने 200 का चला दिया। ठीक है, बोला ठीक ठाक एडजस्ट हो जाएगा। अब देखो शादी में आप 200 रुपए अपने दोस्त को ना देकर आओगे, उसकी शादी थोड़ी रुकेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप 200 रुपए ना देकर आओगे तो। लेकिन ना हम किसी दोस्त से हॉस्पिटल में बीमार है वो मिलने जाते हैं, तब वो कार्ड ले जाना चाहिए। उस टाइम उस दोस्त को हमारे कार्ड की क्या है, जरूरत है। वहां तो दोस्त को कहेंगे चाय मंगवा ले, ठीक है, साथ में मट्ठी भी मंगवा लेना। ठीक है, तो वहां जाकर ये चीजें करते हैं। तो आपके कार्ड की दोस्त शादी से ज्यादा आपके उसे दोस्त को होती है। लेकिन हमारे यहाँ ट्रेंड सारा का सारा क्या होता है, उल्टा होता है। तो दौलतपुर कुरुक्षेत्र से कौन सी मोहरें मिली थी बेटा? ठीक है, मिट्टी के मोहरें मिली थी। एक स्थान जोगन खेड़ा कहां पर है? कुरुक्षेत्र में, लिख लो जोगन खेड़ा। जोगन खेड़ा, यहां से ना तांबे गलाने की मुख्य भट्टी मिली थी। यहां से एक भट्टी मिली थी बेटा, जिसमें किसको गलाया जाता था? तांबे को गलाया जाता था। लिख लो, यहां से एक हमें भट्टी मिली है जिसमें तांबे को गलाया जाता था। लिख लो, यहां से एक हमें भट्टी मिली है। ठीक है, यहां से हमें एक भट्टी मिली है जिसमें तांबे को गलाया जाता था। तांबे के प्रयोग के साक्ष्य तो हमें मिल गए थे सीसवाल सभ्यता से, लेकिन तांबे गलाने की भट्टी कहां से मिली थी बेटा? जोगन खेड़ा। कुरुक्षेत्र में कितने स्थल रहे हैं? 3, भगवानपुर, दौलतपुर, जोगन खेड़ा। फतेहाबाद में बनावली, भिरडाना, कुणाल। बनावली, भिरडाना, कुणाल। कुरुक्षेत्र से कौन से 3? भगवानपुर, दौलतपुर, जोगन खेड़ा। बालू कहां से मिला? कैथल से मिला। ठीक है, मीठा तल कहां से मिला? राखी गढ़ी कहां से मिला? इंसार से मिला। ठीक है, कहां से मिला? इंसार से मिला था। ठीक है, अब बात आती है बेटा, एक दो स्थल है रोहतक में और है, मदीना और गिरावड़। मदीना और गिरावड़। ठीक है, ये स्थल कहां पर है? रोहतक में। ठीक है, कहते हैं एक MDU यूनिवर्सिटी का छात्र था, नाम था विवेक डांगी। विवेक डांगी ने इनकी क्या की थी? खोज की थी। मदीना और गिरावड़ की खोजकर्ता कौन होते थे? विवेक डांगी होते थे। लिख लो, मदीना और गिरावड़ 2 स्थल है, उसकी खोज किसने की थी? MDU यूनिवर्सिटी का एक छात्र होता था, नाम क्या होता था उसका? विवेक डांगी ने इसकी खोज की थी। लिख लो, MDU यूनिवर्सिटी के एक छात्र विवेक डांगी ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। MDU यूनिवर्सिटी के छात्र विवेक डांगी ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। एक बार आया, सिंधु सभ्यता के लोग हैं ना, वो किस से परिचित नहीं थे? लोहे से, गन्ने से, रागी की फसल से। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। सिंधु सभ्यता के लोग हैं ना, किन से परिचित नहीं थे? लोहे, गन्ने और रागी की फसल से परिचित नहीं थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग किस से परिचित नहीं थे? हाँ, सिंधु सभ्यता में मंदिरों का भी वर्णन नहीं मिलता है। किसका वर्णन नहीं मिलता? हालांकि नाचती हुई नर्तकी की फोटो भी मिली है, पुरोहित की भी फोटो मिली है, लेकिन मंदिर का वर्णन नहीं मिलता। लिख लो, सिंधु सभ्यता के लोग। ठीक है, लिख लो, सिंधु सभ्यता के लोग किस से परिचित नहीं थे? लोहे। ये लोहे वाला क्वेश्चन SSC का फेवरेट है बेटा। लोहे से, गन्ने से। लिख लो, लोहे, रागी, गन्ने
और मंदिर से क्या नहीं थे, वो परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में बेटा विश्वविद्यालयों का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता आज की सभ्यता से के इक्विवेलेंट बहुत अच्छी सभ्यता मानी जाती है, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता है ना, इसमें लोहे से परिचित नहीं थे, गन्ने से परिचित नहीं थे, रागी की फसल से परिचित नहीं थे, मंदिर से परिचित नहीं थे। मदीना और गिरावट स्थल कहां पर है? रोहतक में। इनकी खोज किसने की? एमडीयू यूनिवर्सिटी के छात्र विवेक डांगी। एक पेपर में है एमडीयू यूनिवर्सिटी कब बनी? 1976 में बनी, लिख लो। एमडीयू यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1976 में बनी थी, लिख लो। एमडीयू यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1976 में बनी थी। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1976 में। कौन सी यूनिवर्सिटी बनी थी बेटा? एमडीयू यूनिवर्सिटी। एमडीयू यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1976 में बनी थी। एमडीयू यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1976 में बनी थी। याद रह जाएगा ना। एमडीयू यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1976 में। कौन सी यूनिवर्सिटी बनी थी बेटा? एमडीयू यूनिवर्सिटी बनी थी। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। एक है बेटा फरमाना खास। कौन सा स्थल रहेगा? फरमाना खास, ठीक है। ये भी रोहतक में है। कहां पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। एक स्थल है दक्ष खेड़ा, ये भी कहां पर रहेगा? रोहतक में रहेगा, लिख लो। फरमाना खास और दक्ष खेड़ा, ये स्थल भी कहां पर रहेंगे बेटा? रोहतक में रहेंगे, लिख लो। फरमाना खास और दक्ष खेड़ा, ये दोनों स्थल कहां पर रहेंगे? रोहतक में रहेंगे। पेपर में आ गया फरमाना खास और दक्ष खेड़ा, ये स्थल कहां पर रहेंगे? रोहतक में रहेंगे। फरमाना खास से ये क्वेश्चन आया था, ये राखी गढ़ी के बाद है ना बेटा? किसके बाद? राखी गढ़ी के बाद सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल रहेगा, लिख लो। यह राखी गढ़ी के बाद सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल रहेगा, लिख लो। यह राखी गढ़ी के बाद सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल रहेगा, लिख लो। यह राखी गढ़ी के बाद सिंधु सभ्यता का क्या रहेगा? सबसे बड़ा स्थल रहेगा। कौन सा रहेगा बेटा? फरमाना खास। यह राखी गढ़ी के बाद सिंधु सभ्यता का क्या रहेगा? सबसे बड़ा स्थल रहेगा। यहां से कहते हैं हमें कब्र मिली है, ठीक है, और सेल खड़ी। कौन सी लिपि होती है बेटा? सेल खड़ी लिपि की मोहरें मिली है, ठीक है। दक्ष खेड़ा से लिख लो, हमें कब्र मिली है और सेल खड़ी लिपि की मोहरें मिली है, लिख लो। यहां से हमें कब्र मिली है, सेल खड़ी लिपि की मोहरें मिली है। कब्र मिली है तो कब्र के अंदर कंकाल भी मिले हैं बेटा। क्या मिले हैं? कंकाल भी मिले हैं। फरमाना खास से ये याद कर लेना। फरमाना खास कहां पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। और ये सिंधु सभ्यता का क्या रहेगा बेटा? दूसरा सबसे बड़ा स्थल रहेगा। यहां से हमें मृदु भांड भी मिले हैं। क्या मिले हैं बेटा? मृदु भांड भी मिले हैं, ठीक है। यहाँ राखी गढ़ी के बाद सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा रहेगा? फरमाना खास। यहाँ से कब्र मिली है, कंकाल मिले हैं, मृदु भांड मिला है, सेल खड़ी लिपि की क्या मिली है? यहाँ से हमें मोहरें मिली है। सेल खड़ी लिपि की यहाँ से हमें क्या मिली है? मोहरें। यहाँ से हमें कब्र मिला है, यहाँ से हमें कंकाल मिला है, यहाँ से हमें सेल खड़ी लिपि की क्या मिली है? मोहरें मिली है। याद रह जाएगा ना। यहाँ से हमें कब्र मिला है, कंकाल मिला है, मृदु भांड मिला है, सेल खड़ी लिपि की क्या मिली है? मोहरें। और ये सिंधु सभ्यता का कौन सा सबसे बड़ा स्थल है? दूसरा। पहला कौन सा था बेटा? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहां पर रहेगा आपका? हिसार में रहेगा। फरमाना खास कहां पर है? रोहतक में रहेगा। दक्ष खेड़ा कहां पर है? रोहतक में रहेगा। याद रह जाएगा ना। एक रोहतक में जगह है महम, और वहां पर कौन सा चबूतरा है बेटा? चौबीसी चबूतरा। पेपर में आया था। हरियाणा में चौबीसी चबूतरा कहां पर रहेगा? महम, रोहतक में रहेगा। लिख लो, हरियाणा में चौबीसी चबूतरा कहां पर रहेगा बेटा? महम, रोहतक में रहेगा। हरियाणा में चौबीसी चबूतरा कौन सा रहेगा? कहां पर रहेगा?
महम। रोहतक में कौन सा चबूतरा रहेगा? चौबीसी चबूतरा। और इसकी मान्यता है बेटा, यहाँ पर ना जब लड़ाई हो जाती है ना तो क्या होता है कि मामला पुलिस के पास नहीं जाता, 24 गांवों की पंचायत है ना उस मामले को शॉर्ट आउट करती है। ठीक है, तो ये 24 ही चबूतरा इसीलिए पूछा जाता है कहां पर रहेगा? महम, रोहतक में। एक बार महम का पुराना नाम आ गया, महेस्त। महम का पुराना नाम क्या था बेटा? महेस्त। ये HSSC ने पूछा था, महम का पुराना नाम क्या रहेगा? महेस्त रहेगा। लिख लो, महम का पुराना नाम क्या रहेगा? महेस्त रहेगा। महम का पुराना नाम क्या रहेगा बेटा? महेस्त रहेगा। महम का पुराना नाम क्या रहेगा? तो महम का पुराना नाम क्या रहेगा? महेस्त रहेगा। 24 चबूतरा कहां पर रहेगा बेटा? महम, रोहतक में रहेगा। कौन सा चबूतरा रहेगा? 24 चबूतरा। कहां पर है 24 चबूतरा? महम, रोहतक में। कौन सा चबूतरा रहेगा? 24 चबूतरा रहेगा। कोई डाउट तो नहीं है ना? समझ आ रहा है? ठीक है, तो रोहतक में कितने स्थल हो गए? 4। ठीक है, फरमाना खास हो गया, दक्ष खेड़ा हो गया, मदीना हो गया, गिरावड़ हो गया। ठीक है, कुरुक्षेत्र में 3 हो गई। ठीक है, एक भगवानपुर हो गया, दौलतपुर हो गया, जोगन खेड़ा हो गया। फतेहाबाद में कितने हो गए? 3। बनावली हो गया, कुणाल हो गया, भिडाना हो गया। ठीक है, तो और सबसे इंपॉर्टेंट है, हिसार में कौन सा हो गया? राखी गढ़ी। कैथल में कौन सा हो गया? बालू। भिवानी में कौन सा हो गया? मीठाथल। याद हो जाएंगे ना? कोई डाउट तो नहीं? ये था आदि ऐतिहासिक काल में हरियाणा। अब हेडिंग डाल लो, ऐतिहासिक काल में हरियाणा। ठीक है, अब कौन सा हम पढ़ेंगे बेटा? ठीक है, और आदि ऐतिहासिक काल का मतलब क्या था? ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य तो मिला, उसको क्या नहीं गया? पढ़ा। क्यों पढ़ा नहीं गया? कल बताया। इसकी लिपि कैसी थी बेटा? भाव चित्रात्मक लिपि थी। इसकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। और भारत में ना सिंधु सभ्यता का अगर कोई पहला स्थल खोजा गया था ना, वो हड़प्पा था। भारत में सिंधु सभ्यता का पहला स्थल खोजा गया कौन सा था? हड़प्पा। 1921 में इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने की थी। अगर ये भी आ सकता है, सिंधु सभ्यता का भारत में खोजा गया पहला स्थल कौन सा था बेटा? हड़प्पा। और इसकी खोजकर्ता कौन होते थे? दयाराम साहनी होते थे। ठीक है, और भारत में खोजा गया सबसे पहला स्थल कौन सा था? हड़प्पा। और हरियाणा का सबसे पुराना स्थल कौन सा था? भिडाना। ठीक है, और हरियाणा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? हरियाणा का सबसे विकसित स्थल कौन सा था? कहां से हमें तांबे के प्रयोग के साक्ष्य मिले? सीसवाल। तांबे गलाने की भट्टी कहां से मिली? जोगन खेड़ा, कुरुक्षेत्र से। जले हुए जौ के साक्ष्य कहां से मिले? बनावली से मिले। राजा का मुकुट कहां से मिला? कुणाल से। सुनियोजित नगर कहां से मिला? मीठाथल। भिवानी से कौन सा नगर मिला? सुनियोजित नगर मिला। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल में किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। फिर ऐतिहासिक काल का हम पढ़ेंगे हरियाणा। कोई दिक्कत है क्या? समझ आ रहा है? वैसे छोटे छोटे स्थल और भी है बेटा, जैसे बट्टू बुआन हो गया, ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। छोटे छोटे स्थल और भी है, कर्णकोट हो गया। ठीक है, लेकिन मेन स्थल यही है जिनसे HSSC क्वेश्चन पूछेगा। समझ आ गया? ठीक है, हेडिंग डाल लो, ऐतिहासिक काल का हरियाणा। ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल ऐसा काल था बेटा जिसका हमें क्या मिला? लिखित साक्ष्य मिला और उसे पढ़ा भी गया। उसे क्या गया बेटा? पढ़ा भी गया। यानी ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य मिला और उसे पढ़ा भी गया। जैसे हमारे क्या हो गए? वेद हो गए। क्या हो गए? या उसे क्या कहते हैं? वैदिक काल भी कहा जाता है। वेदों के हमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं बेटा, और वेदों को हमने पढ़ा भी है। ठीक है, तो लिखित साक्ष्य मिला, उसे पढ़ा भी गया। जैसे कौन सा काल हो गया बेटा हमारा?
वैदिक काल हो गया। कौन सा काल हो गया हमारा? वैदिक काल हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वैदिक काल। कौन सा काल पढ़ेंगे? हरियाणा का वैदिक काल। सबसे पहले मैं बता देता हूं बेटा, जो हमारा वैदिक काल है ना, कौन सा काल? वैदिक काल है ना, ये रहेगा 1500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहेगा। वैदिक काल कब से कब तक है बेटा? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक कौन सा काल रहेगा? वैदिक काल रहेगा। 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक कौन सा काल रहेगा? हमारा वैदिक काल रहेगा। वैदिक काल को बेटा दो भागों में बांटा गया, एक पूर्व वैदिक काल। कौन सा काल बेटा? पूर्व वैदिक काल, और एक उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल है ना, ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, और ये 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहेगा उत्तर वैदिक काल। लिख लो, पूर्व वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व है, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर कब तक रहेगा? 600 ईसा पूर्व तक रहेगा। उत्तर वैदिक काल पूर्व वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है, और उत्तर वैदिक काल कब से कब तक है बेटा? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक कौन सा काल रहेगा? उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल कब से कब तक है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल कब से कब तक है? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक कौन सा काल रहेगा बेटा? उत्तर वैदिक काल रहेगा। याद रह जाएगा ना? पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000, उत्तर वैदिक काल। मैंने कल प्राग ऐतिहासिक काल का टेन्योर बताया था आपको, किसी को याद है तो? 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 से 4000 ईसा पूर्व, और 4000 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल है ना, ये उससे भी आगे चला गया। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600। और पूर्व वैदिक काल में बेटा ऋग्वेद की रचना हुई थी। किस वेद की रचना हुई? ऋग्वेद की। इसीलिए पूर्व वैदिक काल को ही ऋग्वेदिक काल के नाम से जाना जाता है। लिख लो, पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। यह क्वेश्चन आएगा, पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई, इसीलिए पूर्व वैदिक काल को ऋग्वेदिक काल के नाम से जाना जाता है। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसीलिए पूर्व वैदिक काल को ऋग्वेदिक काल के नाम से जाना जाता है। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई, इसीलिए इस काल को ऋग्वेदिक काल के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन आया था, ऋग्वेदिक काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था? रज हरियाणे कहा जाता था। ये क्वेश्चन आ गया बेटा, ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा जाता था? रज हरियाणे कहा जाता था। लिख लो, ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से जानते थे? रज हरियाणा के नाम से जानते थे। ऋग्वेद काल में ऋग्वेद काल में हरियाणा को हम किस नाम से जानते थे बेटा? रज हरियाणा के नाम से जानते थे। ऋग्वेद काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? रज हरियाणा के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद काल में हरियाणा को हम किस नाम से जानते थे? रज हरियाणा के नाम से जानते थे। याद रह जाएगा ना? पूर्व वैदिक काल का टेन्योर कब से कब तक है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसमें किसकी रचना हुई? ऋग्वेद। और उत्तर वैदिक काल में बचे हुए 3 वेद, एक साम वेद, एक यजुर्वेद, और एक अथर्व वेद की रचना हुई। सामवेद को किसका जनक कहा जाता है? संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद को यज्ञ एवं किसका जनक कहा जाता है? अनुष्ठान का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद को जादू व
टोनों का जनक कहा जाता है। तो ये है ना, ये सारे के सारे जो काम हुआ ना, ये 1000 ईसा पूर्व से कब हुआ बेटा? 600 ईसा पूर्व, यानी इस काल को हम क्या बोलेंगे? उत्तर वैदिक काल बोलेंगे। पूर्व वैदिक काल में किस वेद का जन्म हुआ बेटा? ऋग्वेद का जन्म हुआ। और ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया था? रज हरियाणे कहा गया। ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया था? रज हरियाणे कहा गया। ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा जाता था? रज हरियाणे कहा जाता था। ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया था? रज हरियाणे कहा गया। सामवेद को किसका जनक कहा जाता है? संगीत का। यजुर्वेद को यज्ञ एवं अनुष्ठान का। अथर्ववेद को जादू टोनों का। ठीक है, जो यजुर्वेद है ना बेटा, ये ऐसा वेद है जिसे पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसको किस में लिखा गया है? पद्य और गद्य में लिखा हुआ है। अब जैसे बचपन में ना हिंदी पढ़ते थे ना, उसमें एक तो लिखते थे प्रस्तुत पद्यांश और एक लिखते थे प्रस्तुत गद्यांश। ठीक है, तो ये दोनों चीजें, एक जिसे गाया भी जा सकता है और जिसे पढ़ा भी जा सकता है। तो कौन सा वेद है जिसे गाया भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है? यजुर्वेद ऐसा वेद है। यज्ञ एवं अनुष्ठान का वर्णन किस वेद में है? यजुर्वेद में रहेगा। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, ऋग्वेद है ना, ये सबसे पुराना वेद है। इसमें हरियाणा को क्या कहा गया था? रज हरियाणे कहा गया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट आती है जो वैदिक सभ्यता है ना, लिख लो, ये आर्यों ने बसाई थी। वैदिक सभ्यता किसने बसाई थी? आर्यों ने बसाई थी। लिख लो, वैदिक सभ्यता के जनक कौन होते थे? आर्य होते थे। और आर्य कहते हैं, ये एक मैक्स मुलर एक इंसान था। मैक्स, लिख लो, मैक्स मुलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। लिख लो, वैदिक सभ्यता को किसने बसाया था? आर्यों ने बसाया था। लिख लो, वैदिक सभ्यता को किसने बसाया था? आर्यों ने बसाया था। वैदिक सभ्यता को किसने बसाया था बेटा? आर्यों ने बसाया था। और आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। लिख लो, आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो यहाँ से कह दिया था ये तिब्बत से आए हैं, और बाल गंगाधर तिलक ने कह दिया ये सुमेरु पर्वत से आए हैं। लेकिन आपको मेन याद रखना है, आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। आर्य कहाँ से आए थे बेटा? मध्य एशिया। आर्यों ने किस सभ्यता को जन्म दिया? और वैदिक सभ्यता किस सभ्यता के बाद आई थी? सिंधु सभ्यता। देखो, सिंधु सभ्यता की अगर मैं बात करूं ना, ठीक है, एक बार ये C14 कहती है बेटा, सिंधु सभ्यता है ना, ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक कौन सी सभ्यता थी? हमारी सिंधु सभ्यता। ठीक है, ये कौन सी प्रणाली कहती है? C14 कहती है। अब देखो बेटा, एक बार एस्टेट में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि जो सिंधु सभ्यता का टेन्योर क्या है, तो एस्टेट ने माना था 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। ये एस्टेट की लैंग्वेज थी कि सिंधु सभ्यता का टेन्योर क्या है, तो 2350 से 1750। लेकिन सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है बेटा? 2500 से लेकर 1700 ईसा पूर्व। और वैदिक सभ्यता कब आई थी बेटा? 1500। तो बीच में कितने साल का गैप आ गया? 200। ये सर्वमान्य काल है ना, 2500 से 17। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आई? वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता आई बेटा? और वैदिक सभ्यता का टेन्योर कब से शुरू है? 1500 ईसा पूर्व। तो बीच में कितने सालों का गैप आ गया? 200। 200 सालों में ना हमें इतिहास का 1% भी वर्णन कहीं पर भी नहीं मिलता। ये है ना इंटरव्यू का क्वेश्चन था बेटा, बीच में 200 सालों का क्या हुआ? तो 200 सालों में क्या हुआ हमें इतिहास में उसका वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि हमें ना जो सिंधु सभ्यता के बाद डायरेक्ट वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में 200 सालों का गैप है। तो 200 सालों का हमें इतिहास का कोई भी वर्णन
नहीं मिलता। सिंधु सभ्यता के पतन के कई कारण थे। अगर इंडिया जीके के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ता ना तो सिंधु सभ्यता का बाढ़ का आना, भूकंप का आना, आग गिरना सिंधु सभ्यता के पतन के क्या बताए गए थे, कारण बताए गए थे। तो बीच में नई मानव जीवन का 200 सालों तक क्या हुआ इसका इतिहास में हमें कहीं पर भी वर्णन नहीं मिलता। तो वैदिक सभ्यता कब आई बेटा? 1500 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता किसने बसाई? आर्यों ने बसाई। पेपर में आया था आर्यों का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। आर्यों का अर्थ क्या होता है? ये आ चुका है बेटा। आर्यों का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। ठीक है, आर्यों का अर्थ क्या होता है बेटा? श्रेष्ठ। जैसे आर्य समाज है ना, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। लिख लो आर्य। आर्यों का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ। लिख लो आर्यों का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ, यानी सबसे अच्छे होते हैं ना, उन्हें क्या कहा जाता है? आर्य कहा जाता है। और वैदिक सभ्यता का पालना हरियाणा को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। वैदिक सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? हमारे हरियाणा को कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का पालना, ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा। वैदिक सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? हमारे हरियाणा को कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? हरियाणा को कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? वैदिक सभ्यता का पालना हरियाणा को वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है, क्योंकि है ना आर्य जिस प्रदेश में आकर बसे ना उसे सपत सिंधु प्रदेश कहा गया। आर्य जिस प्रदेश में आकर बसे ना उसे कौन सा प्रदेश कहा गया बेटा? सपत सिंधु। और आर्य जिस प्रदेश में आकर बसे वो स्थान था पेहवा, और पेहवा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में रहेगा। लिख लो आर्य जहां पर आकर बसे उस प्रदेश को क्या कहा गया? सपत सिंधु प्रदेश कहा गया। आर्य जहां पर आकर बसे उस प्रदेश को क्या कहा गया? सपत सिंधु प्रदेश कहा गया। सपत सिंधु बोलते थे हरियाणा और पंजाब के संयुक्त। पहले हरियाणा भी किसी टाइम में किसका पार्ट था? पंजाब। तो आर्य आकर जहां पर बसे उस प्रदेश का नाम क्या था? सपत सिंधु प्रदेश। आर्य आकर कहां पर बसे थे बेटा? पेहवा, कुरुक्षेत्र में। इसीलिए वैदिक सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? हरियाणा को कहा जाता है। याद रह जाएगा क्या? कोई डाउट तो नहीं है? आर्य कहां पर आकर बसे थे बेटा? पेहवा, कुरुक्षेत्र। वैदिक सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? हरियाणा को। आर्य मतलब आर्य कहां से आए थे? किसने कहा था? आर्य का अर्थ क्या है? आर्यों ने कौन सी सभ्यता को जन्म दिया? वैदिक सभ्यता कितने पार्टों में डिवाइड है? कौन कौन सी? और उत्तर। पूर्व वैदिक काल कब से कब तक? 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600। याद रह जाएगा ना? कोई डाउट तो नहीं है? चलो ठीक है, थैंक यू बच्चों।